बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। सबसे पहले आपको आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इत्तेहादी हुकूमत के सियासी चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या कड़े मौशी फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी से किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौशी फैसलों का सियासी बोझ उठाने के लिए भी तैयार है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कड़े मौशी फैसलों के नतीजे में बदलते हुए सियासी तनाजुर पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुश्किल फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या बानी तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम रूस में होने वाली दहशतगर्दी पर बात करेंगे। इस्लामिक स्टेट खुरासान के पस मंजर पर बात होगी और सवाल उठाएंगे कि क्या दहशतगर्द तंजीम एक प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। मईशत सियासत पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इत्तेहादी हुकूमत के कयाम के बाद से अब तक वफाकी हुकूमत अहम मौशी फैसले कर रही है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बका के लिए अहम गर्दाने जा रहे हैं। वफाकी काबीना की तश्कील और प्राइवेट सेक्टर से मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तैनाती से तासुर लिया जा रहा था कि हुकूमत कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। गुज़श्ता कुछ हफ्तों की हुकूमती कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद जहां पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी, GST के निफाज और कौमी इदारों की निजकारी का जिक्र किया जा रहा है, वहीं दीगर अहम शोबों को भी खास अहमियत दी जा रही है। दीगर अहम शोबों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दुकानदारों और ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है, जिसका अब नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन के तहत हर दुकानदार कम से कम 1200 रुपए टैक्स देगा। इस सिलसिले में 1 अप्रैल से 6 इब्तदाई शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल होंगे। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज और फार्म हाउसेस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया है। इससे कबल ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। भारत के साथ तिजारत का आगाज भी ज़ेरे गौर नजर आ रहा है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, इसलिए भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 7 कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया था, जिसके बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही भी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को सौंपने का फैसला सामने आया है, जिससे वाज़ेह है कि मुस्तकबिल करीब के तमाम मौशी फैसले मुस्लिम नून और इत्तेहादी हुकूमत के हाथ से टेक्नोक्रेट वज़ीर खजाना के हाथ मुंतकिल हो चुके हैं। मुश्किल मौशी रिफॉर्म्स की सूरत में पाकिस्तानी अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ बढ़ेगा और एक महंगाई का नया तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मौशी फैसले अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं, मगर आज भी सबसे अहम सवाल, क्या हुकूमत मुश्किल मौशी फैसलों का बोझ उठाने की अहल है और क्या मुस्लिम नून के दीगर इत्तेहादी बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी इन फैसलों में उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और क्या इन मौशी फैसलों से मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ की सियासत मुस्तफीद होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर और सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हुकूमत के साथ वजारतें ना लेने का फैसला था, काबीना में शामिल ना होने का फैसला था, वो तो हमने एक जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से उसकी तौजीहात सुनी कि क्यों किया गया। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ जो मईशत को लेकर फैसले कर रही है, ख़ास तौर से IMF को लेकर, एक तो मौजूदा जो जारी IMF का मुआहदा है उसकी एक किस्तानी है, फिर वज़ीर आज़म ने एक नए मुआहदे की बात कर दी है कि वो हम 2-3 साल तक कर सकते हैं। उससे जो अवाम पर बोझ आएगा, क्या पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सादार होगी, जैसे आप पिछले 16 महीने कहते रहे? शुक्रिया। गुजारिश है कि पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस क्या हैं जी कि हमें IMF के बाद जाना पड़ा और जो आखिरी अभी नेगोशिएशन हुई है वो लास्ट उनका जो पैकेज था उसकी कुछ जो इंस्टॉलमेंट थी वो आपको मिलनी है और फर्दर भी जाना है। तो इकॉनमी आपकी इतनी शटर्ड है कि अल्टीमेटली आपको बैंक करना पड़ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, और इसको इकोनॉमी को रीवैम्प करने के लिए भी आपको कुछ मेजर्स तो लेने हैं। या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे, या अपने दोस्त ममालिक के पास जाएंगे।
ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसीलिए वजारतों में शामिल नहीं हुई कि ताकि उनको एक फ्री हैंड हो, ताकि वो किसी कंपल्शन में ना हो और वो अपनी पॉलिसीज़ को बना सकें और उसके लिए जवाबदेह भी हो सकें। लेकिन हर वो मुआहदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है उसको उसकी सैंक्शन पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये जितने मुआहदे भी कर रहे हैं दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में हम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। लेकिन एग्जेक्टिव अथॉरिटी जिनके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, लेकिन बहसीयत कौम ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मुल्क को की इकॉनमी को कैसे दुरुस्त सिमत में डाल सकते हैं। कोई सोल्यूशन तो निकाले। अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है कि आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपकी तो इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी। तो वी आर इन क्राइसिस, और इन क्राइसिस से निकालने के लिए इसीलिए कल भी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा मिल के चलें। ठीक है, तो इसके लिए यू नीड ए यूनिटी फॉर दिस, और फिर आपको इस बिल्कुल आवाम के लिए बड़ा बोझ है बट और उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। रिस्पांसिबिलिटी ऑल्सो पीपल्स पार्टी इसमें भी अपने आप को जिम्मेदार समझेगी कि अगर इन मुश्किल फैसले जो इस वक्त इकोनॉमी के लिए करने जरूरी हैं उसका अगर बोझ अवाम पे आता है, महंगाई बढ़ती है, तो पीपल्स पार्टी भी क्या उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी? मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट अगर डिसीजन करेगी जी, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और हर जो जमात पार्लियामेंट में बैठी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं इसको पार्लियामेंट के सामने लेके आओ। ठीक है, एक और चीज़ बताइए। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है इदारों की निजकारी को लेकर, जो आपके ब्लीडिंग एसओईज हैं, बहुत अरसे से कोशिश की जाती रही कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उन्होंने आगाज़ किया, PIA से आगाज़ किया। उस वक्त यही समझा जा रहा था कि इन्होंने इसलिए ये चीज़ शुरू की है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होती या अफोर्ड नहीं कर सकती, या उसके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने आगे आवाम को जवाब नहीं देना तो वो कर सकते हैं। बहरहाल उनके दौर में भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब वही चीज़ कंटिन्यू करने की बात कर रही है PMLN। सो आप का स्टैंस इस वक्त तब्दील हुआ है निजकारी के हवाले से, या आपको लगता है कि इस वक्त जो भी पार्लियामान डिसीजन ले ले निजकारी को लेके भी उसमें आप साथ देंगे? देखो, उसमें बुनियादी बात यह है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड पे लेना चाहिए, और फिर क्रोनीज को ये प्रोजेक्ट नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बिकनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझती थी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए इसको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और टैक्स पेयर्स का मनी जो है इनके लॉसेस में चला जाता है। ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने ये पहले भी कहा है, मेरी क़यादत ने भी कहा है कि इसको अगर ये एग्जामिन किया जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ ले जाया जाए और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ऑब्वियसली द एम्प्लॉयज़ जो हैं PIA के वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसको एग्जामिन किया जाए। और फिर मैं ये कहूँगा कि जब आइन ये बात कहता है कि जी दी स्टेट अथॉरिटी शैल बी एक्सरसाइज बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव, तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली और सेनेट है, उसके पास ये इश्यूज लेके आए और फिर उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौका भी देगी और पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो ऑब्वियसली। अच्छा, इन इदारों की जब भी बात होती है बुखारी साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। हमारे अपने शोज़ में PTI के लोग, इनफैक्ट PMLN के लोग ये बात आके करते रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के अदवारे हुकूमत में बहुत ज़्यादा सियासी भर्तियाँ हुई हैं इन इदारों में, और इन पे इतने ज़्यादा भर्तियाँ कर दी गई जितना वो बोझ नहीं उठा सकते थे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेरा ख्याल है ये करेक्ट वर्जन नहीं है। काइंडली एग्जामिन इंटरनेशनली क्या रेशियो है फॉर वन प्लेन, यू नो। ठीक है, अगर आपके पास जहाज नहीं है तो एम्प्लॉयज किधर जाएं? आपने जहाज़ों को ऑन ग्राउंड कर दिया, आपने नए जहाज़ खरीदे नहीं। और मुझे जो यहाँ पे जो उनकी ट्रेड यूनियंस है वो कहते हैं जी हम अभी भी जो जिन रूट्स पे जा रहे हैं हम प्रॉफिट पे जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा जुल्म जो किया कि आपके जो ऑपरेशंस आर टू यूरोप बंद हो गया, ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट क्लोज एक्सेप्ट कनाडा। आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही कोई नहीं है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपका वो एविएशन मिनिस्टर जिसने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से आपकी जो PIA बैठ की, आपकी PIA के इंटरनेशनल रूट्स बंद हो गए। आप प्लेन्स तो ले ही नहीं रहे हैं, आप एम्प्लॉयज पे आप डाल रहे हैं मलबा, तो गो एंड बाय प्लेन्स ताकि आप आपके रूट्स बंद कर दिए गए। मुझे बताएं आज PIA कहाँ ऑपरेट कर रही है?
जी। 2018 के बाद पीएए इंटरनेशनली कहाँ ऑपरेट कर रही है? तो मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है, अगर अब सीईओ बाहर से लेके आए कई हजार डॉलर्स की तनख्वाह पे, तो आप इल्जाम छोटे मुलाजिम पे डालेंगे? ठीक है, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है। अच्छा, अभी जो वजीर खजाना है, ऑब्वियसली वो पीएमएलएन की टीम का हिस्सा तो नहीं है, ही इज़ एन आउटसाइडर। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि दो लोग, चाहे वो मोहसिन नकवी हैं या ये मोहम्मद औरंगजेब जो हमारे वजीर खजाना हैं, ये दो लोग हमारी हुकूमत के जामिन हैं। इससे क्या मुराद ली जाए कि ये जो सारे फैसले हो रहे हैं इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली कर रहे हैं, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आज से पहले पॉलिटिकल क्लास ने हमारी नहीं की है, तो क्या वाकई यही कोई ज़मानत दी गई थी उनको, इन्हीं दो लोगों की, और फिर तमाम फैसले जो हैं वो हमारी सियासी क़यादत से निकल के एक टेक्नोक्रेट के हाथ में जा रहे हैं? ये सवाल वैसे बनता तो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ है कि वो बताए ये किसके लिए जामिन खड़े हुए हैं। ठीक है, इनके नॉलेज में है ना, बिल्कुल, कि दो लोग जो है जामिन है हमारी कैबिनेट में नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं, वो उनके जामिन है, लेकिन किसके पास वो बतौर जामिन वो खड़े हुए हैं? बिल्कुल, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दे दी। अथॉरिटी है जी, नहीं, वो कौन सी अथॉरिटी है, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, कौन है वो? तो राना सनाउल्लाह बता सकते हैं ना। तो हम तो उस कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है, ना हमने कोई जमानत मांगी है, ना हमने कोई जमानत दी है। तो ऑब्वियसली वो अब सेनेट के भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ तो नहीं है कि उनको पंजाब से मुंतखब करवा सके, और वो दोनों पंजाब से मुंतखब हो रहे हैं जी। तो फिर राना साहब और राना साहब की जमात ही जिम्मेदार भी है, और वही जवाब दे इसके लिए मैं समझ, और वही उनको ही जवाब देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से फैसले वो कर रहे हैं, एक तो आईएमएफ का तो ऑनगोइंग मामलात हैं, उसकी तो कोई भी हुकूमत तो वो उसने करना ही करना था, लेकिन अदर देन दैट हम देखते हैं चाहे वो टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के इकदामात हैं, अभी फिर जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की है, यहाँ पे फार्म हाउसेस पे प्रॉपर्टी टैक्स की बात की है जो आज से पहले नहीं था। सो ये वाकई आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोक्रेट ही कर सकता है? सियासी लोगों की कोई मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं? मेरा ख्याल है सियासी हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। साथ ही आप ये देखें कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना जी, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी होती है, ट्रांसफर फी होती है। सीडीए तो अदारा है, वो तो लेता है, वो तो गवर्नमेंट का अदारा है। ये जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज है वो जो ट्रांसफर्स करते हैं फ्रॉम वन ओनर टू अनदर, तो रेवेन्यूज तो गवर्नमेंट के पास जाता ही नहीं है। वो हाउसिंग सोसाइटीज इंटरनली ट्रांसफर करती हैं। दैट इज अ लॉस टू द नेशन, दैट इज अ लॉस टू द कंट्री। ये किसने इख्तियार दिया हाउसिंग सोसाइटीज को कि वो इंटरनल ट्रांसफर्स करें, जबकि कानून मौजूद है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मौजूद है, स्टैंप एक्ट मौजूद है, हाँ जी, तो उसके मुताबिक तो ट्रांसफर होनी चाहिए ना। ठीक, लैंड रेवेन्यू एक्ट मौजूद है, तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। जितनी हाउसिंग सोसाइटीज है वो इंटरनल ट्रांसफर करती हैं, मैं समझता हूँ, और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आवाम पे पड़ते हैं। तो ये जो लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर वो अफोर्ड करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो दे शुड पे द टैक्सेस ना। और फिर यहाँ पे जो कारोबारी तबका है उसको भी टैक्सेस देने चाहिए। गरीब पिस रहा है, जो मेहनत कश है वो पिस रहा है, वो माचिस की डिबिया पे भी टैक्स दे रहा है, लेकिन ये जो करोड़ों का कारोबार करते हैं, ब्लू एरिया में बैठे हुए हैं, जो उनके पास करोड़ों के फार्म हाउसेज हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। बट क्या वजह है बुखारी साहब, ये तमाम लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई 100% एग्री विद यू, लेकिन ये चीजें हो क्यों नहीं पाती हैं? हम जब भी आपकी जमात हो या पीएमएलएन की जमात हो, किसी का आती है तो हम देखते हैं कि जनाब फिर वो ऐसे कोई भी इकदाम की कोशिश की जाती है तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, ट्रेडर्स जो हैं वो हड़तालें करना शुरू हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं आई डोंट नो वेदर टू यूज दिस वर्ड और नॉट, कि सियासी हुकूमतें या तो हाईजैक हो जाती हैं या ब्लैकमेल हो जाती हैं। क्या वजह बनती है फिर? देखिए जी, मैं तो इस समझता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि सबसे पहले तो मेरा मुल्क है। अगर हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे तो ये मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? हम तनख्वाहें तो उधार मांग के दे रहे हैं, कम से कम इसको तो रुकना चाहिए। ये क्यों नहीं रुकता? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ सादिया, हमने कि मैं को अपनी तारीफ करनी, व्हेन आई वाज चेयरमैन सेनेट आई न्यू इट कि जब मैं अब्रॉड जाता था ऑफिशियल टूर पे, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे हर ट्रिप पे जो
एंटाइटलमेंट थी उसकी वीआईपी लाउंज की, दे यूज्ड टू चार्ज 800 to 1000 pounds. And I told them to stop this. मैं क्यों में नहीं लग सकता डिप्लोमेटिक में, तो ये क्यों इसका। उसके बाद फिर स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी रोक दिया, फिर बाकियों ने भी रोक दिया। हम तनख्वाहें उधार मांग के दे रहे हैं और हम याशियों को बंद नहीं कर रहे। खुदा रहा इस पे गौर करें जरा, जिस पे टैक्स बनता है उसको टैक्स देना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की दैट यू सेट दिस एग्जांपल फॉर अदर्स आल्सो, बट मुझे बड़ा अजीब भी लगता है, अफसोस भी होता है, वेदर यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट और नॉट, कि हम लोग बाहर मालियाती इदारों से भीख मांगने जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं, कशकोल हाथ में लेके जाते हैं, लेकिन हमारी जो अशराफिया, जो हमारी लीडरशिप है, वो लाखों के जूतों में और लाखों के सूट्स में जाते हैं। आई एग्री विद यू, लेकिन हमें अपनी 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 हैसियत को तो जरूर देखें ना कि हमारा मुल्क खड़ा कहाँ है। हम तो 60s में भी मुल्क को देखा, 70s में भी देखा, जिस जमाने में उसकी की प्रॉस्पेरिटी थी, अभी पिछले 10-20 सालों में तो हम नहीं देख रहे, गरीब पिस रहा है। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो अगर बड़ा था तो दैट इज इन 70s, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये ओपननेस की इसकी मिडिल ईस्ट की और लोग बाहर गए, तो म्यार जिंदगी तो तब बुलंद हुआ। उससे पहले तो म्यार जिंदगी भी बड़ा गिरा हुआ था एक आदमी का, उसकी दस्तरस नहीं थी उतनी। तो ये बसीयत कौम हमें सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, और बतौर पॉलिटिकल पार्टीज हमें बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हम आवाम को जवाब दें। और अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ कि दे शुड रियलाइज इट कि अल्टीमेटली हमने फिर आवाम के पास जाना है। बट यू थिंक वो पॉलिसी ड्रॉप करें, कल हम आवाम को मुंह दिखा सकें। कैपेसिटी है, सिस्टम ओवरऑलिंग की हम बात करते हैं, हम कहते हैं टर्न अराउंड करना है इकोनॉमी को, ये केपेबल हैं, कर पाएंगे? कैपेसिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज हमारे पास है, राइट, वी हैव गॉट द रिसोर्सेज, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, पार्टी ग्रुप्स में तकसीम है, एक तरफ वकला और दूसरी तरफ सियासी कायदीन है। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के खिलाफ बयानिया भी कमजोर पड़ चुका है। साइफर हो, अमरीका को पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत हो, IMF को खत हो, या IMF वाशिंगटन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, बानी तहरीक इंसाफ का हुकूमत और रियासत मुखालिफ बयानिया एक रेत की दीवार बन चुका है। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर एक पेज पर हैं, मगर फिर भी मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ की सियासत मजीद मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है और बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफे की तवक्को की जा सकती है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वाहिद वजह विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के मौशी फैसलों को करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते की पेशरफ्त को अगर देखा जाए तो खदशा है कि बजट के बाद पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आएगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों के साथ सारिफीन पर टैक्स की मद में भी इजाफा देखने में आएगा, जिससे एक तरफ आम आदमी की जिंदगी अजीरन होगी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में पहले से कमजोर होती हुई मिडिल क्लास का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही वो सूरत हाल होगी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को एक नई जान मिलेगी। गुज़श्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के बाद हम इंतखाबात 2024 के इंतखाबी नताइज भी देख चुके हैं। कैम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी साख के साथ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतासिर होगी? क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौशी फैसलों की गैर मकबूलियत की वजह से हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने के साथ कौमी इदारों की निजकारी जैसे मुश्किल फैसलों से भी पीछे हट सकती है? और अंदरूनी खिलफशार की मौजूदगी के बावजूद क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो अभी तक इकोनॉमिक टीम है इस इत्तेहादी हुकूमत की, और ख़ास तौर से एक बाहर से वज़ीर ख़जाना इस वक्त आए हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और काफ़ी अहम फैसले उन्होंने अनाउंस किए हैं। क्या पिछले 16 महीने की तरह ये इत्तेहादी हुकूमत एक बार फिर से इसके रिपरकशंस का पॉलिटिकल कॉस्ट उठाने के लिए तैयार होगी?
मसला ये है कि मसाइल भी इनके पैदा किए हुए हैं, इन्हें हल भी करना है, और हल करते हुए जो कुछ इन्हें अवाम पर डालना होगा बोझ, वो भी इनकी तरफ से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई और मामला है। और फिर इसके जो भी इस वक्त जिस तरह भी सूरत हाल बनी है, तो वो एक मैन्युफैक्चर्ड, एक इंजीनियर्ड सूरत हाल है, जैसे इलेक्शन इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या होते रहे हैं। असल बात यह है कि जो हुकूमत या जो पार्टी 2022 के आगाज में शदीद तरीन अवामी नफरत का निशाना बनी हुई थी, वो पार्टी अचानक मकबूल कैसे हो गई? इसलिए कि सिस्टम ने उसको मकबूल बनाया, इसलिए कि सिस्टम के अंदर मौजूद बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जो उसकी मकबूलियत को बढ़ा रहे थे। ऐसा हमारे सामने हुआ जब वो उनके खिलाफ तारीक-ए-इत्तेमाद आई, तो किसी ने उनके हाथ में सैफर थमाया और कहा कि जाएं अवाम में पेश करें, अब तहकीकात करें कि ये सैफर कहां से आया, इनके पास कैसे पहुंचा। बिल्कुल। और वो इनकी जेब में जो रखा हुआ था वो सैफर था या कोई और चीज थी। फिर उन्होंने सैफर हवा में लहराया और अपना ये तासुर दिया कि मैं तो बहुत जुर्रतमंद और मैं हुर्रियत पसंद हूं, मैं पाकिस्तान को किसी गैर ताकत के हाथों मजबूर नहीं देखना चाहता हूं, और मेरे खिलाफ जो है वो कोई आलमी साजिश हुई है और साफ अमेरिका पर इल्जाम लगाया गया और मास्टर्स की हमदर्दियां समेटी गई। इसके पीछे भी वो लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे और इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए थे। वो चाहते थे कि इनकी मकबूलियत जो की तुम बरकरार रहे। सही। फिर आगे जो भी काम होते रहे, अदलिया की तरफ से फैसले होते रहे, वो इनकी मकबूलियत बढ़ाते रहे। अदलिया ने नई आइन साजी की, बाकायदा आइन एक नए सिरे से तारीर हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदालत में उस फैसले से इख्तिलाफ करने वाले जज साहिबान ने अपने फैसले में लिखा है कि जो 3 अरकान हैं इस फैसले में, वो एक नया आइन लिख रहे हैं, और जो 2 अरकान मुखालफत कर रहे हैं वो आइन की नई वजाहत कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि 20 अरकान न सिर्फ ये कि उनके वोट नहीं काउंट किए गए, उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई थी। यह भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा था जो इस मकबूलियत को आगे बढ़ा रहा था। इस तरह से ये मकबूलियत थी, वो मैन्युफैक्चर थी, इंजीनियर थी, बनाई गई थी। 9 मई का वाकया हम आ जाते हैं, जहां पर इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। ओ जी क्या बहादुर लोग हैं जनाब, चढ़ दौड़े हैं। यानी यहाँ ये बयानिया बन चुका है, कोर्ट में बुला रहे हैं, कोर्ट 8 मरतबा अर्जन करती है एक ही दिन में। वो चल रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, अदालत बुला लेती है। वो तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं, अदालत बुला लेती है। वो रास्ते में अदालत बुला लेती है, और फिर 8 घंटे बाद या 5 घंटे के बाद वहां पहुंचते अदालत खुद हाजिर हो जाती है। यानी ये सब कुछ किस लिए था? वो इसलिए था कि लाड लेके लाड उठाए जा रहे थे और उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया जा रहा था। ये सब इनकी पॉपुलरिटी, इनकी सारी मकबूलियत वो इंजीनियर थी, फैब्रिक थी, और वो बनाई गई थी। और हमारे भोले भाले बेचारे अवाम जो मामूली सहारा ढूंढते हैं, कोई सहारा मिल जाए, उस सहारे के तलाश में मारे जाने वाले लोग जो हैं वो मकबूलियत का जवाब बने। आपने कहा एक इंजीनियर्ड एक पॉपुलैरिटी जो थी वो इनकी थी। अब अगर साइफर को देखें, उसके बाद 9 मई को देखें, वो सारे का सारा नैरेटिव था उनका एक तरीके से ख़त्म होता रहा, वीक पड़ता रहा। अभी IMF को जो ख़त लिखा गया वहाँ से जवाब नहीं मिला, फिर जिस अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया था उसी अमेरिका से मदद की दरख्वास्त भी की, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। IMF के बाहर जो मुजाहरा हुआ, जो एहतजाज हुआ, उसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे, बात नहीं बनी तो बाद में कहा गया कि हमारे लोग नहीं थे, उससे भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया। बट ये सारी चीज़ें चलें कमज़ोर पड़ रही हैं या नैरेटिव ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो अवाम जिस चीज़ से डायरेक्टली मुतासर होती है वो हुकूमती फ़ैसलों से होती है, वो मईशत के फ़ैसलों से होती है। 16 महीने खुद अब वही जमातें एतराफ़ करती हैं कि हाँ ऐसे फ़ैसले हमने किए हैं जिससे महंगाई बढ़ी है। अभी भी उसी किस्म के फैसले होने जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में और ख़ास तौर से अगले महीने के बाद और फिर बजट के बाद तो और मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। आपको लगता है कि ये एक और जवाब पैदा कर देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूल होने का? एक तो ये है कि मकबूल होने के जो भी जवाब पेश किए जाएंगे, पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी हुकूमत उन जगहों पर अप्रोच करेगी जहां वो अप्रोच नहीं करती है। ठीक है। क्या ये बोझ जो है वो डायरेक्ट अवाम पर डालने के बजाय उन पर डालेगी जिनको अब तक निवाले खिलाते रही है सोने के, और जिनको सब्सिडी देती रही है, शुगर माफिया को और व्हीट माफिया को, और ऐसे बहुत से लोगों को उनके घर भरती रही है और अरबों डॉलर की इनको हमेशा सब्सिडी देती है। हमारे
बहुत से सेक्टर जो हैं वो हुकूमत से सब्सिडी ले जाते हैं और आवाम के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सवाए कि वो एहसास कार्ड लेकर खड़े होते हैं लाइनों में, या बेनजीर कार्ड लेकर लाइनों में खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि खैरात के 5,000, 6,000, 3,000 रुपए वो मिल जाएं। और औरतें इस दौरान में जो है बेहोश होती हैं, और औरतें इस दौरान में, देखें आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, क्या औरतों का मिस कैरेज तक हुआ है इस पूरे अमल के दौरान? सही कह रहे हैं, हुआ है बिल्कुल। और वो जो है वो लाइन में खड़े खड़े उनके साथ ये भी हुआ है। और हम क्या इनको तो हम सब्सिडी नहीं दे सके, क्या हुकूमत बड़े लोगों को जिनको कारोबारी मफाद के लिए, जिनके खरबों रुपए में असासों में आपको याद होगा, आप ये बात करें, आपको याद होगा बहुत लोगों की अमवात हो जाती हैं। वो जब राशन तकसीम हो रहा था तो लाइन में लगे हुए, उसमें नौजवान थे, बच्चे थे, उनकी अमवात हुई भगदड़ मच जाने की वजह से। यही हुआ। सवाल यह है कि जिस अशराफिया को नवाजा जा रहा है, जिस माफिया को नवाजा जा रहा है, क्या उस माफिया पर भी बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज उस पर बोझ डालें, आज उसके असासों को कंट्रोल करें, आज उसके घरों में जो रेल पेल है, जो दौलत जाती है, उसको रोकें और आवाम की तरफ ले जाएं। और उनका जो बाहरी क्या ये वाहिद रास्ता रह गया है कि 550 अरब रुपए की बिजली की चोरी हो और हुकूमत ये एडमिट करे कि हम चोरी नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब है कि आप माफिया का घर भरना चाहते हैं, आप चोरों का घर भरना चाहते हैं, आप ये सारे का सारा बोझ उस शख्स पर रखना चाहते हैं जो बाकायदगी से अपने बिल अदा करता है। वेरी वैलिड पॉइंट। लगाई साहब एक चीज और बताएगा, आपसे पहले नैयर बुखारी साहब थे, मैं उनसे भी बात करी थी कि ये एक तासुर बन जाता है जब सियासी हुकूमतें कामयाब नहीं होती इस किस्म के इकदाम में, जिनका आप हवाला भी दे रहे हैं। बिजली चोरी, उस वक्त हम सुनते हैं कि जनाब इकदाम हो रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, वो मजीद बढ़ती चली जाती है। ये पहला मौका है कि कहा जा रहा है बिजली चोरी के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई भी होगी और FIA को इन्वॉल्व किया जाएगा, FIA जो है वो कार्रवाई करेगी। फिर इस्लामाबाद में जो हम सुन रहे हैं फार्म हाउसेस, हाउसिंग सोसाइटीज़, टैक्स पहली दफ़ा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नाफिज किया जा रहा है, आज से पहले नहीं हुआ। तो जब ये इकदामात देखती है अवाम, एक टेक्नोक्रेट आता है, एक आउटसाइडर आता है, वो बैठता है, वो कर जाता है, या वो ऐलान चले एटलीस्ट कर देता है। कामयाब कितना होते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। फिर केयर टेकर सेटअप इससे पहले जो था वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मामलात को ले जाते हैं, या वो एटलीस्ट आगाज़ कर जाते हैं PIA से। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे औरंगजेब साहब। सो ये तासुर सही है कि सियासी जमातों से या हमारा जो सियासी लीडरशिप है उनके हाथों में ये काम नहीं है, ये गेम नहीं है, ये एक टेक्नोक्रेट के हाथ में, सारा कंट्रोल उनके हाथ में और वही फैसले कर सकते हैं। देखें, बहुत से लोगों का एक अलायंस है, सियासी लोग भी उस अलायंस में शामिल हैं, टेक्नोक्रेट्स भी शामिल हैं, माफियात भी शामिल हैं, पाकिस्तान की रूलिंग लीड भी शामिल है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान भी उसमें शामिल है। अब जहां जाते हैं उनके मफादात के निगहबान आगे जाते हैं, खबरदार ये काम नहीं करना, खबरदार ये जो बिजली की चोरी को रोकने के इकदाम है रोक दो इसको, वरना हम कैपिटल यहां से उठाकर ले जाएंगे बांग्लादेश, हम यहां से पैसा निकल दुबई ले जाएंगे। अब दुबई की बैंकों में पाकिस्तान के कितने खरबों रुपए के असासे पड़े हुए हैं जो एक्टिवेट हैं या नहीं है, वहां पर बिजनेस में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। पाकिस्तान के यहां से पैसे उठाते हैं, वहां जाकर रख देते हैं, बांग्लादेश में जाकर फैक्ट्रियां लगा देते हैं। और वजह यह थी कि पाकिस्तान की अपनी रूलिंग लीड, यहां पर एक माफिया ऐसी मौजूद है जो ताकतवर है, जो एस्टैब्लिशमेंट का या पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया हिस्से के तौर पर काम करती है। कराची गली गली में आपको इल्म नहीं है कि कौन कौन सी जमात के कौन कौन से विंग काम करते थे, जो ताजरों को अगवा कर लिए जाते थे, सनतकारों को अगवा कर लेते थे और भत्ते मांगे जाते थे, ये सारे के सारे। और क्या इसमें सारे के सारे जो लॉ एनफोर्सिंग के लोग हैं वो उसमें सारे अमल में शामिल नहीं होते? पाकिस्तान का कैपिटल यहां से किसने भगाकर बांग्लादेश में और दूसरे मुल्कों में जाकर लगाया है? यही लोग थे। इन्होंने पाकिस्तान से पैसे को भी भगाया और पाकिस्तान से पैसे वाले को भी भगाया, और बाकी जो बचकर बैठा वो इनके अपने हिस्से का है, अपने इसके मफाद का है, इसके साथ बैठा रहना चाहिए। आटे का एक माफिया वो चल रही है, वो फिर आपको कुछ आटा रिलीज करते हैं, आप अपनी तस्वीरें लगाकर उसको बांटना शुरू कर देते हैं, लीजिए आप पैसा आटा बांट रहे हैं, वो आपको कितनी रियायत दे देते हैं। आप इससे समझते हैं कि हम पॉपुलर हो रहे हैं। मैं कहता हूं आप पॉपुलर नहीं हो रहे हैं आटा बांटने से, आप बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो रहे हैं और आपने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप अवाम के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये बताएं कि आप उनके बिलों में इजाफे को रोकेंगे, क्या बिजली के बिलों का इजाफा रुकेगा? क्या अभी तो गैस के बिल्स भी गैस के बिल 125% आपने बढ़ा दिए। क्या गैस आती नहीं है, बिल आते हैं और बिल भी 125 गुना बढ़े हुए आते हैं, 125% बढ़े हुए आते हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो लोग कैसे, आप पॉपुलरिटी कहीं भी नहीं रहेगी। आप सही कह रहे हैं कि आटा बांटने से, राशन बांटने से मकबूल नहीं होंगे। अगर मकबूल होना है तो ये फैसले करने पड़ेंगे जिनका लगाई साहब भी
कर रहे हैं कि बिजली के बिल कम हों, गैस जो है उसके बिल्स कम हों, आवाम की जो ये रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं इनमें कमी लाई जाए। थैंक यू वेरी मच नज़ीर लगारी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। हम पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, शाम या इराक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सुनते रहते हैं, मगर जुमे के रोज मॉडर्न रूस की तारीख की पहली बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई देखने में आई। दहशतगर्दी के हमले के नतीजे में बच्चों समेत अब तक 133 अफराद हलाक जबकि 100 से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। हलाकतें मॉस्को के करीब क्रॉकस सिटी हॉल पर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान मुसल्ला अफराद के एक ग्रुप की जानिब से वहशियाना फायरिंग और इसके बाद लगने वाली आग से हुई। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक हमले की मंसूबाबंदी एहतियात से की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया जा सके। शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले असलहे को पहले से क्रॉकस सिटी हॉल तक पहुंचाया गया था। रूस की सिक्योरिटी सर्विस का कहना है कि कत्लेआम में बराह रास्त मुलव्विस 4 दहशतगर्दों समेत 11 अफराद को यूक्रेन के बॉर्डर के करीब से हिरासत में लिया जा चुका है। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दहशतगर्दों ने यूक्रेन फरार होने का मंसूबा बनाया था। दहशतगर्दी के हमले के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी अवाम से खिताब के दौरान क्रॉकस सिटी हॉल में दहशतगर्दाना हमले से मुतासरीन और मुतासराना खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रूसी शहरियों को मजीद इज्तमाई कत्लेआम से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। दहशतगर्दी का वाकया रूसी सदारती इंतखाबात मुकम्मल होने के 4 दिन बाद हुआ। रूस में होने वाली दहशतगर्दी का पैटर्न वही है जो हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक में देखते हैं। एक तरफ दहशतगर्दी होती है और दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS के दहशतगर्दी की कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करती है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि अमरीकी जरीदे द न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज स्टोरी के जरिए अमेरिका की तरफ से बताया जाता है कि क्रॉकस सिटी हॉल की दहशतगर्दी के वाक़े में इस्लामिक स्टेट मुलव्विस है। दी वॉशिंगटन पोस्ट अपनी एक न्यूज स्टोरी में दावा करता है कि रूस में दहशतगर्दी के वाक़े से पहले अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से क्रेमलिन को खबरदार किया गया था कि रूस में एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। अमरीकी इदारों की तरफ से बताया गया था कि इस्लामिक स्टेट खुरासान जो अफगानिस्तान में वाक़े इस्लामिक स्टेट के साथ वाबस्ता है, रूस में हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। यहाँ तक ही नहीं, रूस में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को भी खबरदार किया था कि वो कॉन्सर्ट हॉल्स में जाने से गुरेज करें। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रूसी सदर पुतिन की तरफ से फराहम करदा इंटेलिजेंस को सीरियस नहीं लिया गया, जबकि रूस का कहना है कि अमेरिका के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी तो हमारे साथ शवाहिद शेयर करते। अमरीकी इदारों के पास रूस में दहशतगर्दी की इंटेलिजेंस होना, अपने शहरियों के कॉन्सर्ट हॉल्स के पास जाने से रोकना इस बात का वाज़े इंदिया है कि अमरीकी हुकाम के पास दहशतगर्दी की मुसद्दिका इत्तलात मौजूद थी। ये पहला वाक़या नहीं जिसकी पेशगी इत्तला फराहम करने का दावा अमरीकी इंटेलिजेंस की तरफ से किया गया हो। इससे कबल अमरीकी इंटेलिजेंस ईरान में इस्लामिक स्टेट खुरासान की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाई की पेशगी इत्तला दे चुकी है। 3 जनवरी 2024 को ईरान में 2 शदीद धमाके उस वक्त हुए जब अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद होने वाले मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की 4थी बरसी के मौके पर हजारों अफराद इकट्ठे हुए थे। धमाकों के नतीजे में 95 अफराद शहीद जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अगर हम इस्लामिक स्टेट के पस मंज़र की बात करें तो 2014 में तंजीम पहली बार उस वक्त खबरों की जीनत बनी जब शाम और इराक में बहुत से इलाकों पर कब्जे के बाद खिलाफत का ऐलान किया गया। अपने अरूज के वक्त में तंजीम की तरफ से इराक में यजीदी अक़लियती अरकान के साथ दीगर अक़वाम का कत्लेआम शुरू किया गया। ये वही वक्त था जब मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भयानक तरीके से कत्ल की वीडियोज़ भी जारी की जाती रही। इस्लामिक स्टेट की तरफ से 2015 में पेरिस हमलों जहां 130 अफराद हलाक हुए और फिर 2019 में श्रीलंका में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई। अलबत्ता 2015 के बाद से अमरीकी और मगरबी अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाइयों की बदौलत इराक और शाम से इस्लामिक स्टेट का खात्मा हो गया।
अलबत्ता 2019 में तंजीम के सरबरा अबू बकर अल बगदादी की अमरीकी मिलिट्री ऑपरेशन में हलाकत के बाद अमरीका और मगरबी ममालिक की तरफ से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ फतह का ऐलान कर दिया गया। 2019 में अमरीका की तरफ से फतह के ऐलान के बाद इराक और शाम में से तंजीम का खात्मा हो गया, मगर हैरत की बात यह है कि तंजीम दीगर ममालिक में सरगर्म नजर आने लगी और उनका निशाना अमरीका के मुखालिफिन थे। मशरिक वस्ता के बाद तंजीम हैरान कुन तौर पर अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म होने लगी, जहां लोकल रिक्रूटमेंट का आगाज हुआ, जिसके बाद अगस्त 2021 में इस्लामिक स्टेट की तरफ से बड़ी कार्रवाई उस वक्त देखने में आई जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थी। इस्लामिक स्टेट की तरफ से रूस और रूसी मफादात पर हमलों का जिक्र किया जाए तो 2015 में मिस्री फ़ज़ाई हुदूद में रूसी मुसाफिर बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया, जिसमें 224 मुसाफिर मारे गए। तैयारा गिराए जाने के वाक़े को इस्लामिक स्टेट की तरफ से कबूल किया गया। 2022 में इस्लामिक स्टेट की तरफ से काबुल में रूसी सफारत खाने को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद की हलाकत हुई। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कुछ साल में अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट खुरासान की कार्रवाइयों में कमी आ चुकी है, जिसकी एक बड़ी वजह काबुल में अफगान तालिबान का बढ़ता हुआ कंट्रोल है। आज के एडिटोरियल को कंक्लूड करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा जा सकता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान या आइसिस का इराक और शाम से खात्मा हो चुका है। कोई बड़ी कार्रवाई नोट नहीं की गई। अब अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में भी असर रसूख कम हो चुका है, मगर रूस और इससे कबल जनवरी 2024 में ईरान में एक बड़े लेवल की कार्रवाई बहुत सारे सवालात उठाने पर मजबूर करती है। तंजीम की अगर बुनियाद कमजोर हो चुकी है तो कैसे इतने बड़े लेवल पर दहशतगर्दी की कार्रवाई मुमकिन हो सकती है? क्या ये तंजीम एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाब हम समेत सब लोग जानना चाहेंगे। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.